गुड मॉर्निंग एवरीवन। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। लास्ट लेक्चर में मैंने 4 चैप्टर कवर किए थे बच्चों। लास्ट लेक्चर्स में 4 चैप्टर कवर हुए थे। पहला वी टुक दैट वाज एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। दूसरा वी टुक पीएमएलए। थर्ड आई सपोज अपन ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट लिया होगा, और उसके बाद एक बेनामी भी लिया होगा, ठीक है। अब आज वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद द फेमा। आज फेमा शुरू करते हैं, ठीक है। फेमा के ओवरऑल चैप्टर्स जो हैं बच्चों वो ज़्यादा हैं। मतलब अगर देखा जाए तो फेमा इन इटसेल्फ कवर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 चैप्टर हैं फेमा में। ये फेमा के ही पार्ट हैं जो अलग अलग तरीके से आपको दिए हुए हैं, बाकी दे ऑल बिलोंग टू फेमा, ठीक है। शुरुआत के जब पहले चैप्टर की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को फेमा एक्ट पढ़ाया होगा, मतलब फेमा 1999 पढ़ाया होगा। इसी में मैंने कवर करवाया होगा एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसी में मैंने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कवर किए होंगे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो फेमा, एलआरएस, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इस चैप्टर में तो मैंने इतने ही कवर किए होंगे। अगर की होगी बात कोई तो हो सकता है मैंने की हो सेक्शन 8 दैट इज रेमिटेंस, रिपेट्रिएशन एंड सरेंडर की, और सेक्शन 9 के रेगुलेशन की बात की होगी जिसमें पोजेशन ऑफ करेंसी की बात की होगी। बस यही हेडिंग मेरे हिसाब से एक्ट के अलावा मैंने डिटेल में कवर की होगी। ज़रा अपने कॉपीज़ में चेक करना बच्चों, जो भी कॉपीज़ हैं वो आप समझ लीजिए कि सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। एवरीथिंग इट वुड बी। चलिए, तो जब फेमा 1999 की बात हुई तो शुरुआत मैंने की होगी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बहुत तरीकों से फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, ठीक है। ऑल्दो भले ही नाम क्या है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बट इस मैनेजमेंट का पर्पस भी यही है कि हम फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करें। अब फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का मतलब मोहम्मद अजहर खान मेरा ये है कि कोई भी व्यक्ति अननेसेसरी पर्पस से इंडिया से फॉरेन करेंसी ना ले, पहला। दूसरा, बट नेसेसरी पर्पस के लिए वो हमसे फॉरेन करेंसी लेकर चले जाए, दो, ठीक। तीसरा, जो भी अमाउंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज का ड्यू है हम फटाफट उसे रियलाइज करें, दैट इज रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन एंड सरेंडर। और जबरदस्ती हम हमारे पास फॉरेन करेंसी ना रखें, जबरदस्ती हम हमारे पास फॉरेन करेंसी ना रखें, ठीक है। जब आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आपको अननेसेसरी कार्यों के लिए फॉर सर्टेन वर्क्स वी विल बी गिविंग यू फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी भी बातचीत की गई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, रेगुलेट करने के लिए एक और तरीका उन्होंने यूज किया कि अगर तुम फॉरेन से पैसा लेकर आ रहे हो, दैट इज या तो आप लेकर आओगे एफडीआई के फॉर्म में, फॉरेन वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोराइंग के फॉर्म में लेकर आओगे, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होगा, और अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा। बट बोथ आर बेसिकली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दोनों के दोनों किस में कवर हो जाते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में होते हैं। तो मेजरली 3 ही तरीके हैं, या मेजरली यूं कहूं कि 3 ही सेक्शन है जिससे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। एक है सेक्शन नंबर 5, दूसरा है सेक्शन नंबर 6, तीसरा है सेक्शन नंबर 7, तो क्या बोलूंगा मैं, पर ठीक है 7 भी ले लो, 8 भी ले लो और 9 भी ले लो। तो 5 से लेकर 9 सेक्शन ही ऐसे हैं बच्चों जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए इससे डील करते हैं। बट इन 5 सेक्शंस को इफेक्ट में लाने के लिए सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 का भी रोल होता है, ठीक है।
जो बेसिकली आपको बोलते हैं कि आपको ऐड के हिसाब से ही कुछ सब कुछ करना है, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन 3 से। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 3 आपकी कॉपियों में लिखा हुआ होगा कि कोई भी पर्सन, समझिए सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी में, और मेरा कहना है कि इनसे फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी से अगर डील करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, तो उसको इसी ऐड के अनुसार करना पड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति को छूट दी गई है कि भैया अगर आप कौन है, अथोराइज्ड पर्सन है, तो आप कर सकते हैं। मेरी बात समझिए, नो पर्सन शैल डील, एक्वायर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी अदरवाइज देन थ्रू और बीइंग अ अथोराइज्ड पर्सन। तो अगर अथोराइज पर्सन के अलावा किसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी आपको खरीदनी है, बेचनी है, डील करना है, तो आप नहीं कर सकते जब तक अथोराइज पर्सन बीच में ना हो। दैट इज द सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर ए। चेक करना आप। जब अपन सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज नंबर बी और सी की बात करते हैं, तो वहां यह बात समझ में आ जाती है कि हमको अगर पेमेंट किसी को करना है, बी और सी दोनों मिला रहा हूं, या किसी से रिसीव करना है, हमको अगर पेमेंट करना है या किसी से रिसीव करना है, तो तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इफ यू आर इंटेंडेड टू मेक पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अ पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर हम किसी को फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट कर रहे हैं या किसी के बिहाफ में फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्लॉज नंबर बी में कहा गया है कि आप ये नहीं कर पाएंगे। क्लॉज नंबर बी और सी दोनों मिक्स ही कर लो, में कहा गया है कि आप नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आपको रिसीव भी करना है कोई पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको अथोराइज पर्सन के थ्रू ही रिसीव करना पड़ेगा। ये बातचीत बी और सी में लिखी हुई है दोस्तों, जरा चेक करना अपनी अपनी कॉपियों में। तो पहले में हम कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी में हमें डील करना है, तो हम अथोराइज पर्सन के अलावा नहीं कर सकते। दूसरे में हमने कहा है कि अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट करना चाहते हैं किसी नॉन रेसिडेंट को, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, या फिर उसके बिहाफ पर हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम नहीं कर सकते। करना है तो इसी एक्ट के अनुसार करना पड़ेगा। थर्ड, अगर हम कोई अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ ध्यान रखिएगा अथोराइज पर्सन ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप ये पैसा ले सकते हो। और फोर्थ, उसने तरीका कहा कि अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, आपको इसी एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस को फॉलो करना है। इसका मतलब सेक्शन नंबर 3 आपको कहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर करना है फॉरेन एक्सचेंज में डील, फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज पे करना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करना है, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेक करना है, तो सेक्शन नंबर 3 कहता है कि आपको इसी एक्ट के अनुसार, इसी एक्ट के बनाए गए रूल्स के अनुसार, इसी एक्ट में बनाए गए रेगुलेशंस के अनुसार और जनरल और स्पेशल ऑर्डर के अंतर्गत ही ऐसा करना पड़ेगा। देयर इज नो अनदर वे आउट टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एक्ट। ये बात सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई है। जब मैं बात करता हूं सेक्शन नंबर 4 की, तो ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, या फिर मुझे कहना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रखना चाहते हैं, तो एक्ट कहता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को ऐसा फॉरेन एक्सचेंज, ऐसी फॉरेन सिक्योरिटी और जो प्रॉपर्टी रखना है वो भी इस एक्ट के हिसाब से ही रखना है, अदरवाइज उसे नहीं रखना है। इसका मतलब वो इंडिया के बाहर फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी का पोजेशन भी नहीं कर सकता। करना है तो इसी एक्ट के अनुसार करना है। और याद रखो, मैंने ये लिखवाया होगा सेक्शन नंबर 4 के साथ कि रीड अलॉन्ग विद सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5। बोलो मिला क्या? सेक्शन नंबर 4 के साथ मुझे जहां तक ध्यान है मैंने आपको लिखवाया होगा 6 के सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 के साथ पढ़िएगा।
ठीक है, अभी अपन मॉड्यूल में भी आ जाएंगे, बस अभी सुनते जाओ। तो मैंने क्या कहा, सेक्शन नंबर 3 में भी रेगुलेट किया जा रहा है, सेक्शन नंबर 4 में भी रेगुलेट किया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि सेक्शन नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम पैसा पे कर रहे हैं, या फिर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेक करना चाहते हैं। और सेक्शन नंबर 4 में हम डील नहीं कर रहे हैं, अब हम पजेस करना चाहते हैं कि मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई फॉरेन एक्सचेंज है, मेरे पास किसी प्रकार से कोई फॉरेन सिक्योरिटी है, ठीक है, और मैं अब होल्ड करना चाहता हूं। तो सेक्शन नंबर 3 इज बेसिकली रेगुलेशन और सेक्शन नंबर 4 इज होल्डिंग। मेरी बात समझिए, रेगुलेशन अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन नंबर 4 इज होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। मार्जिनल नोट शायद चेक करिएगा, आपको लिखवाए भी होंगे मार्जिनल नोट। सेक्शन नंबर 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करके लिखवाया होगा एक्सेट्रा। बोलो यही है क्या सुहानी घोलक, शिवांश प्रताप सिंह? ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया जो भी करना है, होल्ड भी करना है, डील भी करना है, तो होगा तो सिर्फ किसके हिसाब से, पेमा के हिसाब से होगा। बट अब अपन पहुंच गए सेक्शन नंबर 5 पे। अब यहां से कहानी शुरू होती है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन नंबर 5 कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेशन के इतने सारे तरीकों में अभी हम 2 तरीकों की बात कर रहे हैं। एक है सेक्शन नंबर 5 का करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक है सेक्शन नंबर 6 का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 5 का करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक है सेक्शन नंबर 6 का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जब मैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो मुझे ये समझ में आती है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा, पर चीजें जब 2 ही प्रकार की होती है तनिष्का तवानी, तो मुझे क्या होता है, किसी एक को मैं बता दूं तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि दूसरा उसके अलावा होगा। तो एक्ट में तो उन्होंने साफ कह दिया कि भैया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये होते हैं, इन्होंने डिफाइन कर दिया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ये होते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल के अलावा हुए दे विल ऑल बी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा होंगे बच्चों, उन सभी को फिर से क्या कहा जाएगा, दे विल बी नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन उन्हें कहा जाएगा। अब प्रश्न आया ये कि भैया करंट अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में मैंने बांटा होगा बच्चों, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए अलग और एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए अलग। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की अगर बातचीत करूं तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आपको बोलाऊंगा कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे इस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की एसेट्स, लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंडिया के बाहर ऑल्टर हो, चेंज हो, तो वैसे ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। बट ये किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की। जरा चेक करते जाइएगा अपनी कॉपी में, मेरी वो सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम रहेगी, फिर मॉड्यूल भी एक बार देख लेंगे। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर इंडिया के बाहर एसेट्स, लायबिलिटीज या कंटिंजेंट लायबिलिटी में किसी प्रकार का अल्टरेशन करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कौन सा ट्रांजैक्शन कहते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की। अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की, शिवांश प्रताप, क्या कहा गया कि अगर एसेट्स या लायबिलिटीज इंडिया में अल्टर होती है, क्या होती है, एसेट्स या लायबिलिटीज, इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं आएगा दोस्त, एसेट्स या लायबिलिटीज इंडिया में अल्टर होती है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्या ये डेफिनेशन मिल गई क्या आपको? अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं समझाऊंगा तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मैंने ये पहले बता दिया। तो प्रियंका चौहान, सबसे पहले मोहम्मद अजहर खान, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ये बात तय है कि अदर देन कैपिटल होगा। तो सबसे पहले मुझे ये समझना जरूरी हो गया कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होंगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक ऐसे ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की एसेट्स, लायबिलिटीज या फिर मुझे कहना चाहिए कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को अल्टरेशन करते हैं, ऐसे जो मामले होते हैं दे विल बी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की अगर एसेट्स या लायबिलिटीज इंडिया में अल्टरेशन होती है तो उन्हें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब मानस रघुवंशी, जब मैंने ये बातचीत कर ली तो प्रश्न आया कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, व्हाट यू मीन बाय करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो तुमने यही लिख दिया कि भैया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट अदर देन दी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा है। लेकिन उसके बाद इंक्लूड्स करके वर्ड यूज हुआ है। इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ कि भैया भले ही आप इन्हें मान लें कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल भी हो सकते हैं, या भले ही ये मान लें कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रांजैक्शन क्या होंगे, लेकिन इन्हें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही शामिल किया
जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का पहला लाइन तो मैंने तनिष्का तवानी यही लिखवाया होगा कि ऑल ट्रांजैक्शंस अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वुड बी द करंट। पर उसके अलावा मैंने आपको डेफिनेशन में और क्या बात कही होगी, तो मुझे जहां तक ध्यान है मैंने आपको सिखाया होगा कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कुछ और बातें भी शामिल है, जैसे इंक्लूड्स ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन आपने अंडरटेक किया है जिसमें आपको किसी प्रकार का पेमेंट करना पड़ रहा है, आपको वो क्या माना जाएगा? करंट अकाउंट माना जाएगा। चाहे इंडिया के बाहर से आपने किसी भी प्रकार का कोई इंपोर्ट किया, ठीक है, तो भी चलेगा, कोई मशीनरी खरीदी तो भी चलेगा, बट क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, जब आप इंडिया के बाहर से पैसा उठाया, आपने जब लोन लिया तो बोरोइंग की, तो आपको अब इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर अपन करना चाहते हैं तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया गया है। तीसरा, अगर आप इंडिया के बाहर जर्नी करना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर जर्नी करना चाहते हैं, तो अब चाहे वो आप प्राइवेट विजिट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो मुझे कहना चाहिए बिजनेस विजिट है, चाहे वह पर्सनल विजिट है, सभी तरह का इंडिया के बाहर जाना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इवन ध्यान रखिएगा, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स आउट ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग स्पाउस, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, और एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट भी किसमें शामिल किया गया है बच्चों? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। जरा चेक करिएगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन अब्रॉड। फिर इंडिया के बाहर आपका पेमेंट करना है, आपको किसका? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पेमेंट करना है, या फिर मुझे कहना चाहिए आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड का पेमेंट करना है, तो मतलब इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स शब्द यूज हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट शब्द यूज होना चाहिए, डिविडेंड शब्द यूज नहीं हुआ होगा, एक बार चेक करिएगा। डिविडेंड शब्द यूज नहीं हुआ होगा, इंटरेस्ट या फिर मुझे जहां तक ध्यान है प्रॉफिट। जरा चेक करिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन एक बार देखिएगा, मुझे तो यही ध्यान है। अच्छा, इनकम का है, इनकम शब्द यूज हुआ, ठीक है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम, ठीक है, डिविडेंड नहीं है, दूसरा वर्ड है दैट इज इनकम, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, आपको लिख कर आनी है ये डेफिनेशंस। तो मैंने 2 डेफिनेशन आपको कवर की है, दैट इज क्या होता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और क्या होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अदर देन एंड इंक्लूड पेमेंट इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, ठीक है, अदर बिजनेस सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पेमेंट ड्यू इज इंटरेस्ट, लोन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट स्पाउस, एक्सपेंसेस मेंटेनेंस का एक्सपेंस, फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब क्या है बच्चों? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कवर होंगे। आगे बढ़ूं, अब अपन आगे चलते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को ही अब सेक्शन नंबर 5 में अपन आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को फिर से कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर कहता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन फॉर एनी अमाउंट फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आरबीआई से कंसल्ट करके कोई रूल बनाए और इस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करे तो बात अलग है। मतलब पावर किसके पास है सुहानी गोलक? पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो आरबीआई से कंसल्ट करके क्या करेगी? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करेगी। किसे रेगुलेट करेगी? आरबीआई से कंसल्ट करके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसीलिए क्या बना दिया बच्चों? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल ही बनाती है। रूल 2000 क्लियर बात? मैंने आपको ये पढ़ाना शुरू कर दिया होगा, और जब मैंने ये आपको पढ़ाया
जब मैंने फेमा में आपको ये सिखाया तो मैंने आपको बताया होगा कि 3 शेड्यूल के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। किन तरीके से? 3 शेड्यूल के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को रेगुलेट किया जाता है। एक आएगा रूल नंबर 3, एक आएगा रूल नंबर 4 और एक आएगा रूल नंबर 5। ठीक है, जब मैं रूल नंबर 3 की बात करता हूं तो मैंने सिखाया होगा तुम लोगों को कि रूल नंबर 3 में हम जब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करते हैं, अपनी अपनी कॉपियां प्लीज सामने रखिएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि मॉड्यूल सामने रखूं? मैं भी समझ में तो आ रहा है ना कि मॉड्यूल सामने रखूं? क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ऐसी कॉपी बनवाई होगी, वो कॉपी सामने मतलब समझ के मैं रख रहा हूँ। ठीक है, कुमकुम मंगल। ठीक है, तो एक बताया होगा रूल नंबर 3, एक बताया होगा रूल नंबर 4, एक बताया होगा रूल नंबर 5। जब रूल नंबर 3 में मैंने बताया तो यहाँ पर मैंने कहा कि इन फॉरेन एक्सचेंज, इन ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज को लेना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया होगा कि इन कार्यों के लिए अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। ठीक है, प्लस इसमें शेड्यूल कौन सा आ जाता है? सेकंड। कौन सा आ जाता है? सेकंड। यहाँ आ जाता है 1, यहाँ आ जाता है 3rd। यहाँ पर अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 मानस रघुवंशी किससे डील कर रहा है? जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रोहिबिटेड है। रूल नंबर 4 किससे डील कर रहा है? जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज लिया तो जा सकता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और रूल नंबर 5 जहां पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा ले तो सकते हो लेकिन आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, तो ये जो वाला हिस्सा है बच्चों, बेसिकली इसमें हम एलआरएस डील करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एलआरएस भी डील करते हैं। क्या होता है वो आगे बात करेंगे, पर हाँ सबसे पहले अपन रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 में वंशिका जैन जब हम बात करते हैं कि भैया फॉरेन एक्सचेंज कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोहिबिटेड है, तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया होगा कि नेपाल या भूटान की अगर आप ट्रिप लगाना चाहते हैं, ठीक है, विजिट टू नेपाल भूटान, तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप नेपाल भूटान के किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, नेपाल भूटान के लिए मना किया हुआ है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि शेड्यूल 1 में जो भी पॉइंट बताए गए हैं उनके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज साफ मना है, उनके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज साफ मना किया गया है। आप फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा नहीं कर सकते। अब फॉरेन एक्सचेंज शेड्यूल 1 में कौन कौन से पॉइंट के लिए बताया गया है तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी भी प्रकार से लॉटरी विनिंग या फिर आपकी हॉबीज से या आपने रेस की है, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, राइडिंग, या फिर अपनी अदर हॉबीज से, या फिर आप लॉटरी विनिंग्स को इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हैं, तो शेड्यूल 3 कहता है पहले और दूसरे पॉइंट में कि आपको अलाउड नहीं है। फिर से, लॉटरी विनिंग को आप इंडिया के बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मतलब आपने जो भी इंडिया में कमाया है लॉटरी से वो पहले आप क्या करेंगे? इंडिया के बैंकों में देंगे और कहेंगे कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज दे दो, तो मना कर दिया गया। दूसरा, अगर आप हॉर्स राइडिंग, रेसिंग या अदर हॉबीज से किसी प्रकार से कोई पैसा रेस करते हैं और उसको रेमिट करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। रेमिट का मतलब है बेटा बैंक में जमा करवाना नगद, ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज, और लेकर जाना फॉरेन करेंसी, दैट इज रेमिट। ठीक है, तीसरा, रेमिट आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तीसरा मतलब ऐसा रेमिट इन इंडिया भी होता है, पर अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको सिखाया होगा कि अगर मैं प्रोहिबिटेड मैगजीन्स, गेम्स, जैसे उसमें कुछ पूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन गेम्स में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड मैगजीन्स या कुछ गेम्स, स्विप्स, पूल्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वहां पर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको अलाउड नहीं है। 3, चौथा, अगर आप इंडिया के बाहर क्या कर रहे हैं? होली ओन्ड सब्सिडरी के लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग? इंडिया के बाहर अपनी होली ओन्ड सब्सिडरीज के लिए, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट इकट्ठा कर रहे हैं और आप कमीशन का पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको साफ मना किया गया है, आप कमीशन का पेमेंट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कई बातें दी हैं, जैसे कॉल बैक सर्विसेज का पेमेंट करना है, ये भी प्रोहिबिटेड है। अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन रुपी अकाउंट से किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। अगर आप कमीशन करना चाहते हैं पे एक्सपोर्ट पर, जो कि टी टोबैको का है, तो वहां पर भी आपको पॉइंट मिलेगा कि 10% या उससे ज्यादा का कमीशन अपन पे नहीं कर सकते। जरा चेक करिएगा, क्या शेड्यूल 1 में यही बातें हैं? क्या शेड्यूल 1 में यही बातें लिखी हुई हैं? जरा चेक करिए बच्चों।
ठीक है, ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया, ए लॉटरी विनिंग, दूसरा बी, तीसरा, चौथा सब्सिडीज, ठीक है, पांचवा कमीशन, ठीक है। 10% तक कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। कॉल बैक सर्विसेज का पेमेंट नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट से किसी प्रकार का इंटरेस्ट आउट ऑफ इंडिया डालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। अपार्ट फ्रॉम इट नेपाल भूटान के लोगों से ट्रांजैक्शन करना और नेपाल भूटान की यात्रा करना, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखिएगा। यू कैन नॉट टेक फॉरेन एक्सचेंज। अब समझिए, वंशिका जैन, सुहानी घोलक, तनिष्का तवानी, मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, मतलब आप नेपाल भूटान जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज नेपाल भूटान जाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। नेपाल भूटान जाने के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब चलो मान लो आपको नेपाल भूटान के लोगों से ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, वैसे तो पैसा नहीं मिलेगा, वैसे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आरबीआई कुछ केसेस में एग्जाम्शन दे सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, जो उसको ठीक लगे। आरबीआई कुछ केसेस में आपको एग्जाम्शन दे सकती है कि ठीक है आप कर लीजिए, बाकी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या ये शेड्यूल हो जाएगा बच्चों? शेड्यूल 1 हो जाएगा क्या, प्रोहिबिशन ऑन द ट्रांजैक्शन? अगर ये हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। अब अपन बात कर रहे हैं शेड्यूल सेकंड की, जो तुम्हारे सिलेबस में था नहीं, जो तुम्हारे सिलेबस में था नहीं, तो किसी भी रूप से शायद मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं होगा, बस मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफिक बता रखा है कि यहाँ के लिए इनसे पैसा मिल जाएगा, यहाँ से के लिए इनके लिए पैसा मिल जाएगा। मतलब कुछ जगह डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल जो है कल्चरल इवेंट के लिए पैसा चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए इंडिया के बाहर खर्चा करना है तो फिर उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अनुमति मिल जाएगी। बट सेकेंड शेड्यूल मैंने आपको नहीं कहा होगा, बस मैंने कहा होगा कि रूल नंबर 4 में बात कही हुई है कि आप अप्रूवल लेकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखो ये रूल नंबर 4, ये देखिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर जो बात आई वो खास आई रूल नंबर 5 पर, ठीक है। और रूल नंबर या तो 3 का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा बच्चों एमसीक्यू में, ठीक है, या रूल नंबर 5 का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 5 के एमसीक्यू के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो किससे डील करते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से। एक जगह प्रोहिबिटेड और एक जगह अलाउड है। अब जब मैंने आपको कहा होगा रूल नंबर 5, तो मैंने आपको सिखाया होगा कि एक इंडिविजुअल फॉरेन एक्सचेंज कितना ले सकता है, एक ये बात हिस्सा लिखवाया होगा, और एक दूसरा पैराग्राफ इसका और लिखवाया होगा अदर देन इंडिविजुअल का। चेक करना, कभी कभी कॉपियां मेरे को लगता है बनवा के कि मैं बहुत ही अच्छा कर देता हूँ, और ऐसे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ही, ऐसे सब्जेक्ट में तो कॉपियां बनाकर मैं बहुत ही अच्छा करवा देता हूँ, नहीं क्या? तो कैसे पढ़ो इन पोथों को। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल लिखा हुआ है ना कॉपी में, ये सब कि नहीं लिखा है मैंने, मुझे तो ध्यान है यार। अगर पीजीजीएम टीईएसए पीजीजीएम टीईएसए के लिए पैसा लेना चाहता है तो उसके पास एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएस डॉलर हैं। कितने? 2.5 लाख यूएस डॉलर्स हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। पीजीजीएम टीईएसए के लिए उसके पास 2.5 लाख यूएस डॉलर्स हैं, करेक्ट। पर एग्जैक्टली 2.5 लाख यूएस डॉलर सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है बच्चों, इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी शामिल होगा। और ये बात अपने को कहाँ सीखने को मिलेगी? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मानस मेरे हिसाब से रेगुलेशन पढ़ाया होगा मैंने, रेगुलेशन 2000। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मैंने रूल पढ़ाया होगा, मुझे जहां तक ध्यान है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये जो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, भले यहाँ पर अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए है, लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी शामिल है, ठीक है, इनमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी शामिल है। तो यूं कहना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों को मिलाकर कितने दिए हैं?
2.5 लाख। अगर कोई कैपिटल नहीं करेगा तो पूरे के पूरे 2.5 लाख कहाँ यूज कर ले, करंट में, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक इंडिविजुअल 2.5 लाख US डॉलर से ज्यादा का पैसा फॉरेन एक्सचेंज का लेना चाहता है, ठीक है, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो उसे RBI का अप्रूवल लगेगा। अब PGGM TESA में मैंने आपको बताया होगा कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ की प्राइवेट विजिट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, या पर्सनल विजिट, जो लिखना चाहें, प्राइवेट विजिट आउट ऑफ इंडिया, बट अदर देन नेपाल एंड भूटान आएगा बच्चों, क्या आएगा, अदर देन नेपाल एंड भूटान, क्योंकि अदर नेपाल एंड भूटान की बात तो अपन ने शेड्यूल 1 में ही कर लिया ना, कि वहां पर प्राइवेट विजिट के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। बोलो, वहां पर तो ऑलरेडी आप कर चुके हो कि प्राइवेट विजिट के लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट विजिट अदर देन नेपाल और भूटान है, ठीक है। जब अपन जी की बात करते हैं तो अपन दो चीजें कर सकते हैं यहाँ पे, या तो गिफ्ट कर दूं, डोनेशन कर दूं, या फिर इस अगले जी में लिख दूं मैं कि गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब दो पर्पज से आप इंडिया के बाहर जा चुके हो अभी तक, एक प्राइवेट विजिट और एक है गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। एक है ई फॉर इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इसका मतलब क्या, आप इंडिया के बाहर जा रहे हो छोड़कर भारत, इमिग्रेट, ठीक है। फिर उसके बाद एम, ये बात आई, ठीक है, तो उनका कहना है कि भैया एम में आप लिख लो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स अब्रॉड, ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट लिख लें, ज्यादा बेहतर है मेडिकल ट्रीटमेंट लिख, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर एजुकेशन आ जाएगा, फिर एनी अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एनी अदर, फिर आप चाहें तो ट्रेवलिंग अब्रॉड एक बार और लिख लें, फिर बताओ फिर क्या बचा, एक मेंटेनेंस का पॉइंट और होना चाहिए, जरा चेक करना, मेरे हिसाब से हो गए, एक बार चेक कर लो, प्राइवेट विजिट, गिफ्ट, डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवलिंग अब्रॉड, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो गया, जरा चेक करो कुछ बचा क्या। स्टडीज अब्रॉड मतलब एजुकेशन हो गया ना बेटा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो गया, ठीक है, ट्रेवल ऑफ बिजनेस भी हो गया, मेंटेनेंस भी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सब हो गए, ठीक है। PGGM TESA मैंने ऐसे ही याद किए थे कब, 2016, 2016 में याद किया था ये PGGM TESA, ठीक है। ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप ले सकते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि अगर आपने इंडिया में जॉब की है, व्हाट यू हैव डन, इंडिया में जॉब, और आपकी सैलरी ड्यू हुई है इंडिया, ठीक है, तो आप अपनी सैलरी को अब्रॉड रेमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि सैलरी आप अब्रॉड क्या कर जाओ, रेमिट तो कर जाओ, लेकिन देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखना ये वाला, फर्दर अ पर्सन रेसिडेंट बट नॉट परमानेंट रेसिडेंट इन इंडिया and is a citizen of foreign state other than Pakistan is a citizen of India whose deputation of a foreign company or subsidiary, उसकी सैलरी ले जा सकता है, बट कौन सी, आफ्टर टैक्स पेमेंट कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो पैसा वो ले जा सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सीए फाइनल में पूछा गया था एक बार, ये सीए फाइनल में पूछा गया था एक बार, कभी ICSI ने तो नहीं पूछा है, पर फिर भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना कि अगर मेरी सैलरी है और मैं इंडिया के बाहर ले जाना चाहता हूँ तो मैं ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, आउट ऑफ जो भी डिडक्शंस बनते हैं उसको छोड़कर, ठीक। अब मैंने क्या कहा कि वैसे तो इन सब कार्यों के लिए मेरे पास कितना पैसा है, 2.5 लाख US डॉलर, हाउ मच आई एम हैविंग, इट इज 2.5 लाख US डॉलर, पर अगर इस 2.5 लाख US डॉलर से भी ज्यादा खर्च करना है मुझे किन पर्पज से, एक है इमिग्रेशन, एक है मेडिकल ट्रीटमेंट और एक है एजुकेशन,
ठीक है, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन। कहा जाता है कि इन तीन पर्पज से आप आरबीआई के अप्रूवल के बिना, आरबीआई के अप्रूवल के बिना भी पैसा ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेसेसरी एक्सपेंडिचर जितना भी होने वाला है इसका रिकॉर्ड आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इनका मुझे कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आपको बताना पड़ेगा कि इमिग्रेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए आपको इतना खर्च करना पड़ रहा है। तो आप इनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अबोव 2,50,000 भी ले जा सकते हो आरबीआई के अप्रूवल के बिना। ठीक है, ये बात आपको शुरुआत के 2 पैराग्राफ में मिली होगी, ये वाली बात जरा चेक करना। 4th, 7th और 8th मेडिकल ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, स्टडीज अब्रॉड और इमिग्रेशन है, जरा चेक करिए। इन 3 पर्पज से आप पैसा ले जा सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वहां का प्रपोजल जो भी है एक्सपेक्टेड खर्च वो बताना पड़ेगा। ठीक, डन। यहां पर अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों अदर देन इंडिविजुअल की। ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, तो इसको रट रट के जाना। कैसे रट रट के जाना कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, और आप अदर देन इंडिविजुअल हो, तो कब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको मिलेगी, कब आपको, मतलब बेसिकली मुझे बोलना चाहिए कब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनका कहना है अगर आप डोनेट करना चाहते हो, अगर आप डोनेट करना चाहते हो, इनको पॉइंट टू पॉइंट चेक करना बच्चों। एवरेज प्रॉफिट का 1% या फिर 50 लाख यूएस डॉलर्स, विच एवर इज लोअर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इनसे एक्सेस में पैसा देना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो, तो तुमको अप्रूवल लगेगा। ये पॉइंट टू पॉइंट चेक करिएगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं डोनेशन करना चाहता हूं पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 1% या 50 लाख यूएस डॉलर्स, विच एवर इज लोअर, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे ज्यादा अगर मुझे जाना है तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मैं कंसल्टेंसी सर्विसेज का पेमेंट करना चाहता हूँ, व्हाट आई एम विलिंग टू डू, कंसल्टेंसी सर्विसेज का मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो 2 तरह की कंसल्टेंसी में डिवाइड किया गया है। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, जिसमें मुझे बोला गया है कि आप 1 करोड़ यूएस डॉलर तक का पेमेंट कर सकते हो। कितना? 1 करोड़ यूएस डॉलर्स तक का पेमेंट कर सकते हो, मतलब कितने शून्य आएंगे? 7। इससे ज्यादा करना है तो तुम्हें अप्रूवल लगेगा। अदर कंसल्टेंसी का अगर पेमेंट करना है तो कितने शून्य आएंगे? 0, 6 शून्य, मतलब 10 लाख का अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। इससे ज्यादा करना चाहो तो हमें हमारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तीसरा, अगर आप कमीशन बांटना चाहते हो, किसका? क्योंकि आपने किसी प्रकार का कोई हाउस इंडिया में जो था वो बेचा है, इंडिया में किसी प्रकार का हाउस बेचा है, और वो भी किसी फॉरेनर को, ठीक है, और या यूं कहना चाहिए मुझे कि किसी फॉरेनर के थ्रू बेचा आपने इंडिया का हाउस, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, तो उस पर आप कमीशन देना चाहते हो। तो उसने कहा कि 25,000 यूएस डॉलर्स, या फिर मुझे जहां तक ध्यान है शब्द 25,000 है, तो 5% है, 10% है, चेक करना एक बार, मुझे याद आ रहा है 10%। ठीक है, एक बार देखिएगा कि 5%, चेक करो तो एक बार 5 है या 10 है। ठीक है, 5, तो ध्यान रखिए 25,000 या फिर 5% जो भी रेमिट हुआ है, विच एवर इज हायर तक आप पेमेंट कर सकते हो, विच एवर इज हायर तक आप पेमेंट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, विच एवर इज हायर तक आप पेमेंट कर सकते हो कमीशन का। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको मिलने वाला है बच्चों, जहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो किस तरह से, मतलब मैं कोई बेसिकली फॉरेनर हूं और मैंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो तो लौटाने पड़ेंगे, जिसे हम कैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। तनिष्का तमानी,
तो अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में पैसा खर्च किया, रादर क्या किया, इनकॉर्पोरेशन में पैसा खर्च किया है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन के लिए जो खर्च किया है वो हम लौटाना चाहते हैं, तो उसने क्या कहा, कितना लौटा सकते हो, तो 1 लाख US डॉलर देखने को मिलेगा, जरा चेक करिएगा, और या फिर 5% ऑफ, इसका भी 5% चेक करना, 5 ही है ना, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, विच एवर इज हायर तक अपन पे कर सकते हैं, कितना, विच एवर इज हायर तक अपन पे कर सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 केसेस ऐसे मिलेंगे, यू विल फाइंड, जहां पर आपको क्या है बच्चों, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट अदर देन इंडिविजुअल को अगर पैसा देना है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनवर्ड रेमिटेंस का 5% या 1 लाख US डॉलर्स, या फिर कमीशन देना है, या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज देनी है, या फिर एवरेज प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये 3 या यूं कहूं ये 4 पॉइंट रट रट के जाना, ये ध्यान से, एक है डोनेशन का, एक है कमीशन का, एक है रेमिटेंस का, और एक है फिर से रेमिटेंस का। बोलो, कर लोगे, आया ना। तो ये तो आपका हो गया बच्चों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म। मैं सर इसमें LRS नहीं ले रहे, अभी मिक्स नहीं कर रहे बच्चों, अभी जब तक कैपिटल ट्रांजैक्शन मिक्स नहीं पढ़ा देता तब तक मैं LRS पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। जब तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अपन नहीं पढ़ लेते तब तक LRS में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा था सुहानी गोलक कि इंडिविजुअल को कैपिटल प्लस करंट, कैपिटल प्लस करंट दोनों के लिए 2.5 लाख US डॉलर्स मिलते हैं, ठीक है। तो करंट तो अपन ने देख लिया, इससे ज्यादा लेना है तो अप्रूवल लगेगा। नेट सैलरी वाला पॉइंट ध्यान रखना, अदरवाइज देन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर हम जॉब करने आए हैं इंडिया में, या फिर इंडिया में डेप्यूट हुए हैं और बेसिकली यहाँ से पैसा लेकर जाना चाहते हैं, तो नेट सैलरी ले जा सकते हैं विदाउट RBI अप्रूवल, ठीक है, विदाउट RBI अप्रूवल, ध्यान रखना, ठीक है। और बस बाकी ठीक है, अब सीधे चले अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर 8:30 पर विनय सर की क्लास है बेटा, यार मुझे मतलब है ना पता ही नहीं था ये, और विनय भैया ने तो बाद में क्लास डाली मेरी क्लास के बाद, तुम लोगों को बोलना था ना कि 7:30 बजे क्लास है श्रेयांश सर की, और मैं 1 घंटे के लिए थोड़ी आता हूँ बच्चों, मैं अगर आया हूँ तो कम से कम 3-4 घंटे तो मेरे तो मिनिमम होते हैं, क्या किया जाए बताओ अब। सर आप बोल दो। अरे यार मैं नहीं बोलता ना, दिक्कत यही तो है। चलो कब तक चलेगी, वंशिका ने बोला बोला था मैंने, तो फिर क्या कहा वंशिका सर ने, विनय सर ने, क्योंकि टाइम तो मेरा डला हुआ था ना पहले, टाइम तो मैंने डाल दिया था पहला। सर आप सर को शाम को बोल लें तो सर उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 11 बजे तक चलेगी, मिनिमम 2 आवर्स। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, विनय भैया की क्लास अटेंड करो, मुझे बता देना, मैं नहीं यहीं नाहटा पर बैठा हूँ अभी, ठीक है, मैं नाहटा पर ही बैठा हूँ, मुझे बता देना जैसे ही क्लास खत्म हो, ठीक है, सब अटेंड करोगे ना, तो मैं ऑफ करूँ और 11 बजे से फिर से ले लूंगा, और तुम अगर जल्दी खत्म हो जाए तो जल्दी बता देना। ठीक है फिर, तो एक काम करो, पढ़ लो फिर अभी, है ना, इसी IPL करना है, अगर बच्चों को अकाउंट बाद में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो दोनों की अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है, बता दो तुम फाइनल क्या करना चाहते हो, सब थम्स अप दे दो इस बात के लिए, अगर इसी IPL करना है तो, इसी IPL वाले, एक बच्चा बोल रहा है कि इसी IPL 4-5, बाकी कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है फिर इसी IPL बढ़ते हैं आगे, चलो ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे चर्चा करते हैं बच्चों, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन।
सेक्शन कौन सा आ जाएगा? 6। ठीक है, सेक्शन नंबर 6। देखो वीडियो दोनों की मिल जाएंगी, जैसा चाहो वैसा कर लो। ठीक है, एग्जाम में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होगा ये तो मैंने बता दिया तुमको। एग्जाम में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होगा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1, 6 सबसेक्शन 2 और 6 सबसेक्शन 2A हमें करना है। 6 सबसेक्शन 3 बच्चों ओमिट हो चुका है, हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल में दिया भी हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हो, लेकिन एक बार चेक करेंगे। 6 सबसेक्शन 3 अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 सबसेक्शन 3 अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 सबसेक्शन 1, 6 सबसेक्शन 2 और 2A पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना 6(1) क्या कहता है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा ले सकते हो, बट कैसे? या यूं कहा जाए, ऐसा बोलना चाहिए, वर्डिंग्स कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि नो पर्सन may draw foreign exchange for capital account transaction। कोई भी व्यक्ति कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पैसा ले ही नहीं सकता, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड एज परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बच्चों? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मानस रघुवंशी सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के केस में आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं, अनलेस रिस्ट्रिक्टेड आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जितना पैसा चाहें उतना पैसा ले सकते हैं। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ पैसा तभी ले सकते हैं जब वो परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए पैसा मिलता ही नहीं है एक्सेप्ट दोज विच आर परमिसिबल, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा पैसा मिल जाता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कोई लिमिट नहीं है अनलेस रिस्ट्रिक्टेड, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पैसा देंगे ही नहीं जब तक उन्होंने स्पेसिफिकली आपको अलाउ ना किया हो। ठीक है, अब इसके लिए अपन 6 का 2 और 2A पढ़ते हैं बच्चों, 6 का 2 और 2A, जिनमें उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रांजैक्शन, मित्र मेरे को पानी पिला देगा क्या बेटा? हाँ यार प्लीज। 6 का 2 और 2A ऐसे ट्रांजैक्शंस जो डेट को इन्वॉल्व करते हैं, जो किससे रिलेटेड हैं? डेट को, डिबेंचर को इन्वॉल्व करते हैं, लोन को इन्वॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, दे वुड बी रेगुलेटेड बाय RBI। और जो नॉन डेट होते हैं, जो क्या होते हैं? नॉन डेट होते हैं, दे विल बी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। में सबसेक्शन 2 2A का कॉमन बता रहा हूं बच्चों, मतलब इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है 2 डेट का हो और नॉन डेट का 2A हो। ठीक है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं आपसे कि जो नॉन डेट ट्रांजेक्शन है, अंशिका पालीवाल, जो नॉन डेट ट्रांजेक्शन है बेटा, इनको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। और जो डेट के ट्रांजेक्शन हैं विच इन्वॉल्व डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम किसके पास है? RBI के पास। मेरी बात समझ में आ गई? ये 6 के 2 और 2A में लिखा हुआ है, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। 2 और 2A में यही है कि भाई नॉन डेट हो तो रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेट है तो रेगुलेटेड बाय RBI, और परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा ले सकते हैं। अब प्रश्न ये आया कि थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसी में, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन परमिसिबल कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना पड़ेगा इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था, एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडरटेक कर रहा है जिनके कारण एसेट्स या लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया बढ़ रही है या कम हो रही है, और एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कर रहा है जिसके कारण इन इंडिया एसेट्स या लायबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है, तो यह घट रही है। ठीक, तो इन दोनों के लिए आपको आंसर याद करके जाना है कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से परमिसिबल हैं।
कौन कौन से ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है इसकी एक लिस्ट बनवाई होगी आपको, और एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है उसकी एक लिस्ट बनवाई होगी, और ये लिस्ट मानस रघुवंशी मोहम्मद अजहर खान तुमको याद करके जानी है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए परमिसिबल है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है। मुझे जहां तक ध्यान है मैंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन के साथ ये लिस्ट बनवाई होगी, जरा चेक करें अपनी कॉपियों में क्या है क्या। ठीक है, मैंने एक तरफ इस तरह से बनवाई होगी रेसिडेंट इंडिया के लिए, और इस तरफ से बनवाई होगी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। मुझे जहां तक ध्यान है मैंने ऐसे ही बनवाता हूं मैं हर बार, तो यही बनवाई होगी। ठीक है, तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया के लिए कुछ ट्रांजैक्शन कम से कम प्रियंका चौहान 5 से 6 अपने को याद करके जाने पड़ेंगे, 5 से 6 याद करके जाने पड़ेंगे। फिर अगर अपन ज्यादा लिख पाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये तो अपने को याद होने ही चाहिए। तो मैंने क्या लिखवाया होगा, ध्यान से सुनना, पहले सुनना फिर चेक करना। मैंने लिखवाया होगा कि अगर हम इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर, या इंडिया के बाहर नहीं बोलना चाहिए, हम बेसिकली फॉरेन सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम अलाउड है। दूसरा, इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम पैसा लगाना चाहते हैं तो हम अलाउड हैं। दो, ठीक है। तीसरा, अगर हम जो है फॉरेन करेंसी का लोन लेना चाहते हैं, फॉरेन करेंसी का लोन लेना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। तीन। चौथा, अगर हम बोरोइंग्स करना चाहते हैं इंडियन रुपी में, या लोन देना चाहते हैं इंडियन रुपी में तो वो भी अलाउड है। देखो फिर से समझना क्या कहा मैंने, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया खरीदना चाहते हो अलाउड है। अगर मेरा कहना है फॉरेन सिक्योरिटी खरीदना चाहते हो अलाउड है। अगर आप फॉरेन करेंसी लोन लेना चाहते हो अलाउड है, चाहे इन इंडिया वाले व्यक्ति से लो चाहे आउटसाइड इंडिया वाले से व्यक्ति से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चौथा, अगर अपन बोरोइंग करना चाहते हैं इंडियन करेंसी में करना चाहते हैं, चाहे इंडिया मतलब लोन लेना चाहते हैं या लोन देना चाहते हैं, ये चार बातें। पांचवी बात समझना, अगर मैं बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना चाहता हूँ आउट ऑफ इंडिया तो अलाउड है। कितने हो गए? 5। फिर छठा, अगर मैं किसी प्रकार की रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए गारंटी देना चाहता हूँ, किसी प्रकार के गारंटी देना चाहता हूँ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए तो वो भी अलाउड है। कितने हो गए? 6। अगर मैं किसी प्रकार की करेंसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी अलाउड है। कितने हो गए? 7। इसके अलावा अगर मैं किसी प्रकार से डेरिवेटिव में कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ तो वो भी अलाउड है। कितने हो गए? 8 डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन हो गए, और इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, और गारंटी का हो गया बात, और मैंने कह दिया आपको लोन देना हो गया, तो एक पॉइंट मर्ज हो गया होगा इसके साथ। फिर एक आध पॉइंट छूट रहे हैं बच्चों, जरा चेक करना, मैंने कवर कर दिया मोस्टली, एक बार देखिएगा। ये रही वो लिस्ट। ये हो गया, ये भी 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 हो गया, ये बाकी रह गया, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बाकी रह गया। जरा चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। मैंने इसको और इसको मर्ज कर दिया है, किसको और इसको, लोन ओवरड्राफ्ट और loan। बस इसमें अंतर ये था कि एक इंडियन व्यक्ति पैसा ले रहा है और दूसरे में पैसा दे रहा है, तो मैंने मर्ज कर दिया कि इंडियन करेंसी में आप पैसा लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, दोनों बातें हो गई। फॉरेन करेंसी अकाउंट आप इंडिया में मेंटेन करना चाहते हैं इंडिया के बाहर, वो हो गया, और रेमिटेंस कैपिटल आउटसाइड कैपिटल एसेट का जो भी पैसा है वो इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हैं। तो ये आपको याद रख के जाना पड़ेगा बच्चों, ये परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, यू नीड टू हैव दिस इनटू माइंड, ये आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अगर आपने कर लिया तो अब आपका ये वाला ट्रांजेक्शन तो हो गया। अब अपन चले गए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आउटसाइड इंडिया वाले के लिए, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वाले के लिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं, तो अपन अगर इसी लिस्ट से बात करें, इसी लिस्ट में देखें कि भैया कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स अलाउड हैं, तो अपन इसी में मार्क कर लें क्योंकि कॉमन पॉइंट है, ठीक है। मैंने शायद इसी तरीके से पढ़ाया भी होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इंडिया की सिक्योरिटी में, तो फॉरेन सिक्योरिटी की जगह क्या लिखते हैं, सिक्योरिटीज बस, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब भी इंडियन सिक्योरिटी है, ठीक है। फॉरेन करेंसी लोन्स ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उसके लिए ये इन इंडिया हो जाएगा,
उसके लिए ये इन इंडिया हो जाएगा। जरा चेक करिए, गारंटीज अभी हम दे रहे हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, अब वो देगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए फॉरेन वाला। जरा चेक करते जाइएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग करेंसी ये भी वहां आएगा, ठीक है। ये और ये पॉइंट दोनों कवर हो गए यहीं पर, इसलिए ये वहां नहीं जाएगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया की जगह है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो सिर्फ इन इंडिया वाला पॉइंट आएगा बच्चों, सिर्फ इन इंडिया वाला पॉइंट आएगा, आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट नहीं आएगा, ये चेक करना, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाला पॉइंट नहीं आएगा, रेमिटेंस ये आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन ये आएगा, और इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन और आएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम और टू पर्सन इन इंडिया। जरा चेक करिए ये पॉइंट मिल रहे हैं क्या, शुरुआत से देखिएगा क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं। रेमिटेंस मतलब इन्वेस्टमेंट इन इंडियन सिक्योरिटीज, दूसरा इन इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, दो, तीसरा गारंटी, चौथा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पांचवा मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट मिलना चाहिए, फिर रेमिटेंस मिलेगा सेम, ठीक है। अंडरटेक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन मिलेगा सेम, और इसके अलावा डिपॉजिट का पॉइंट मिलेगा। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। गारंटी मिल गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिल गया, डिपॉजिट मिल गया, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया मिल गया, रेमिटेंस ऑफ आउट ऑफ इंडिया मिल गया, अंडरटेक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। बताओ सारे ट्रांजैक्शन मिले या नहीं मिले, हाँ या ना। तो अगर तुम फर्स्ट वाली हेडिंग याद कर लोगे निकिता तिवारी, तो तुम्हारी सेकंड हेडिंग हो जाएगी कवर। अगर आप फर्स्ट हेडिंग याद कर लोगे तो तुम्हारी सेकंड हेडिंग कवर हो जाएगी। बोलो, आगे बढ़ जाऊं? अब आगे देखिएगा, ये हो गया 6, 2, 2A और 6 का सबसेक्शन 1, ठीक। 6 का 3 एग्जिस्ट नहीं करता, मैं सीधे 6 के 4 की बात कर रहा हूं और 6 के 5 की बात कर रहा हूं। 6 के 4, 6 की बात करूंगा, 5 की बात करूंगा। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों LRS की, इसके बाद अपन बात करेंगे LRS की। अब ध्यान से सुनना, 6 का 4 क्या कहता है, 6 का 5 क्या कहता है, कि अगर मान लो मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूं, मैं क्या हूं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूं, तो सेक्शन नंबर 4 के अनुसार, किसके अनुसार, सेक्शन नंबर 4 के अनुसार मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रख सकता हूं? बोलो प्रियंका चौहान, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? अगर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैं और इंडिया के बाहर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं, तो क्या आपको अलाउड है? क्या इज इट अलाउड? आपको रखना है तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि आपको इसी एक्ट के हिसाब से रखना पड़ेगा, और उसी के प्रोविजन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि एक्ट क्या कहता है कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर कोई प्रॉपर्टी रखता है या करेंसी रखता है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि वह सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, और इसने वो कब खरीदी थी? तब जब वह इंडिया के बाहर का रेसिडेंट था। कहां था? इंडिया के बाहर का रेसिडेंट था, तब खरीदी उसने। एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी, करेंसी या सिक्योरिटी रखता है, और उसने वो तब खरीदी जब वो इंडिया के बाहर का रेसिडेंट था। आज वह होल्ड करके रख सकता है, सेक्शन नंबर 4 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन नंबर 4 मना नहीं करेगा। एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी रखता है, सिक्योरिटी रखता है या करेंसी रखता है इंडियन, ठीक है, और उसने तब कमाई थी जब वो इंडिया का रेसिडेंट था। कब कमाई थी? जब वो इंडिया का रेसिडेंट था, तब उसने कमाई।
तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया 6 के सबसेक्शन 5 के अनुसार प्रॉपर्टी रख सकता है। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके अलावा एक बात और है। ठीक है, तनिष्का तवानी वो क्या कहती है कि अगर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कोई प्रॉपर्टी रखता है, कौन सी, जो उसने इंडिया के बाहर रहकर खरीदी थी, या प्रॉपर्टी या करेंसी इंडिया के बाहर रहकर कमाई थी, या सिक्योरिटी इंडिया के बाहर रहकर खरीदी थी, तो वो आज होल्ड करके रख सकता है। इवन अगर ऐसे व्यक्ति से उसे इनहेरिटेंस में भी मिल जाए, इनहेरिटेंस में भी मिल जाए, वो भी होल्ड कर सकता है। इसका क्या मतलब है समझिएगा, जैसे जॉन मेरी या एंजेलिना है, कौन है, तनिष्का तवानी, जॉन मेरी है या एंजेलिना है, वो इंडिया के बाहर ही रहता है, बहुत सारा पैसा कमाया, जॉन मेरी, इवन एंजेलिना ने भी बहुत पैसा कमाया, और एंजेलिना ने जैसे ही इतना पैसा कमाया बच्चों, एंजेलिना ने जितना पैसा कमाया, उसने कह दिया कि श्रेयांश तुम इंडिया में रहते हो, और आज से मेरी मृत्यु के बाद, एंजेलिना ऐसा कह रही है कि मेरी डेथ के बाद सारी संपत्ति श्रेयांश तुम्हारी होगी। मैंने कहा कि एंजेलिना ऐसी बात क्यों कर रही हो, मरने की बात एंजेलिना क्यों कर रही हो, पर उसने कहा कि ये तो सच्चाई है, और उसने सारी प्रॉपर्टी, सारी एसेट्स मेरे नाम पर कर दी, जो भी उसकी कहाँ थी बच्चों, न्यूयॉर्क में थी, कहाँ थी, कनाडा में थी, और जो भी इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों श्रेयांश इनहेरिटेंस में भी ऐसी प्रॉपर्टी ले सकता है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में एंजेलिना से ले सकता है। अब इसका उल्टा करते हैं, श्रेयांश ने इंडिया में रहकर बहुत पैसा कमाया, ठीक है, और श्रेयांश कह रहा है कि एंजेलिना तुम इंडिया के बाहर की हो, ठीक है, और मेरी डेथ के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि ये भी अलाउड है, क्योंकि एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को इंडिया के व्यक्ति से कुछ इनहेरिटेंस में मिल रहा है, और ये भी अलाउड है। और इंडिया का ऐसा व्यक्ति जिसने इंडिया में रहकर वो पैसा कमाया था, इंडिया में रहकर पैसा कमाया था। ठीक है क्या, हाँ या ना, कर लोगे, बताओ बच्चों। छः का 4, 6 का 5 पढ़िएगा एक बार, दिया भी है कि नहीं, होना तो चाहिए। ये रहा 6 का 4 और 6 का 5, इसे में मिक्स होगा, 6 का 4, 6 का 5। ठीक है, ये एक बार पढ़िएगा और ये काट दीजिएगा। ये कहाँ तक सही है, रुक जाओ मैं पढ़ भी लेता हूँ। हाँ, ये पूरा ही गलत है, ये पूरा गलत है, ओमिट हो गया बहुत पहले ही, 2019 में चेंज हो गया है, ये बदल नहीं पा रहे हैं अपने मॉड्यूल को। ये तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक, कर लोगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बना लोगे पूरा। अब अपन बात कर रहे हैं और आगे, एलआरएस से पहले एक चीज और कवर कर लें। उनका कहना है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए एक इंडिविजुअल को प्लस इसके साथ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी एक इंडिविजुअल को एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख मिलेंगे। ठीक है, मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन पढ़कर हमको ये बात समझ में आती है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल नंबर 5 में जो हेडिंग है ना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल नंबर 5 में जो हेडिंग है, जरा चेक करिएगा अपनी कॉपियों में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में रूल नंबर 5 में जो हेडिंग है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कितना पैसा लिया जा सकता है, मिली वो हेडिंग? वो जो हेडिंग है बच्चों, वो सिर्फ करंट की है, लेकिन यहां पर वो सबस्यूम हो रही है। कौन सा शब्द यूज किया मैंने, सबस्यूम,
इसका मतलब एग्जैक्टली वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन से आई है। वो किससे आई है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से आई है। और कहा गया है कि एक इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए प्लस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 2.5 लाख यूएस डॉलर्स ले सकता है। इसका मतलब कैपिटल के लिए वो 2.5 लाख ले सकता है, लेकिन अगर उसने करंट में कोई पैसा यूज कर लिया तो वो लिमिट 2.5 लाख से कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके पास मेरा कहना है कि 2.5 लाख यूएस डॉलर, 2.5 लाख यूएस डॉलर किसके लिए है बच्चों? ना सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए बल्कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए भी है। और इस 2.5 लाख यूएस डॉलर को जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में रहते हो, इसे कहा जाता है एलआरएस। इसे कहा जाता है बच्चों एलआरएस। मेरी बात समझ में आ गई? तो एलआरएस का जो कॉन्सेप्ट है ये डेराइव्ड कहाँ से हुआ है? एलआरएस का जो कॉन्सेप्ट हुआ है ये डेराइव कहाँ से हुआ है? ये बेसिकली डेराइव हुआ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से बच्चों। ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आपको 2.5 लाख यूएस डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लिए हैं तो वो 2.5 लाख की लिमिट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कम होती चली जाएगी। इसका मतलब करंट और कैपिटल दोनों के लिए आपको जो एलआरएस का अमाउंट है वो ध्यान रखिएगा कितना मिलेगा, 2.5 लाख यूएस डॉलर मिलेगा। और अपन अब वही पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले एक बात और कि इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में, हाँ बिल्कुल इन एग्रीगेट देखेंगे बेटा, इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को जो आप कर सकते हो डेफिनेटली परमिसिबल तो है, इसीलिए लिया आपने पैसा, मतलब ये परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए ले रहे हो, लेकिन इन परमिसिबल में कुछ प्रोहिबिट किए गए हैं, कुछ प्रोहिबिट किए गए हैं। इनमें आप, इनके लिए आप पैसा नहीं ले सकते। इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप पैसा नहीं ले सकते। उन्होंने प्रोहिबिट किया है कि इनको हम किसी भी रूप में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। मतलब परमिसिबल में से कुछ ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, मेरी बात समझिए। जैसे इन्वेस्टमेंट करना, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी चीजों में होता है शिवांश। इन्वेस्टमेंट प्रॉमिसरी नोट मतलब इसमें हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट मुझे कहना चाहिए कि शेयर्स में हो सकता है, वारंट्स में हो सकता है, डिबेंचर्स में हो सकता है। तो बहुत सारी इन सिक्योरिटीज में जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। और परमिसिबल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अलाउड है कि भैया ठीक है आप पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। इसका मतलब कि जिनको हमने अलाउ किया है, जिनको हमने अलाउ किया है कहीं ना कहीं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में परमिसिबल, बट उनमें से इन्हें स्पेसिफिकली हम मना कर रहे हैं। मतलब अलाउड करने के बाद प्रोहिबिटेड है बेटा। ठीक है, अलाउड करने के बाद प्रोहिबिटेड है, या यूं कहूं जो अलाउड है उनमें इनको अपन एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, तो इंडिया के बाहर से पैसा कहाँ आता था? इंडिया के बाहर से अपन शेड्यूल सेकंड में पैसा लेते थे, याद करो शेड्यूल सेकंड में पैसा लेते थे ना कि इंडियन एंटिटी पैसा ले सकती है। ठीक है, पर यहां पैसा नहीं लिया जा सकता। देखिएगा जरा, टीडीआरस, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को लेकर आप किसी भी प्रकार से जो है पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। मेरा कहना है निधि कंपनी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती। ठीक है, चीट फंड में पैसा नहीं आ सकता। इसके अलावा एग्रीकल्चर में पैसा नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अलावा उनका कहना है कि कहाँ पैसा नहीं आ सकता, व्हाट शुड आई से, एक होता है जिसमें से अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग कर देते हैं, याद नहीं आ रहा शब्द, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा नहीं बुलवाओगे, लेकिन कुछ को इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन से अलग किया है, जरा चेक करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन से अलग किया होगा, वहां पर पैसा अलाउड है। ठीक है, एक बार चेक करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रियल एस्टेट एंड फार्म हाउस, लेकिन किसे शामिल नहीं किया गया है वो शब्द मिलना चाहिए, एक बार देखिएगा। ठीक है, कहाँ आ गए अपन? प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन कहाँ लिखे हुए हैं? अ, ये रहा, यहीं पे होंगे कहीं, देखिएगा जरा। ये
any entity incorporated not which is engaged or proposed to be engaged in the business of cheat fund, nidhi company, agricultural activities, real estate business, construction of farmhouse, trading in TDRs. अब किसे शामिल नहीं किया गया है देखना, फॉर दिस पर्पस रियल एस्टेट डज नॉट इंक्लूड लिखवाया होगा आपको, ये इंक्लूड नहीं है बच्चों, डज नॉट इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा, शायद लिखवाया भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, रेसिडेंशियल कमर्शियल हाउस, रोड्स एंड ब्रिजेस, मतलब रियल एस्टेट में इनको शामिल नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पैसा ले सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था, ये तुम्हारे मॉड्यूल में गलत है, लिखवाया होगा, जरा चेक करिएगा, बताएं। तो ये तो वैसे कोई इंडियन कंपनी शेड्यूल 2 में पैसा ले ही सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट शेड्यूल 2 में भी अगर वो इंडियन कंपनी कहाँ इन्वॉल्व है या इंडियन एंटिटी कहाँ इन्वॉल्व है इनमें, तो फिर वो पैसा नहीं ले सकती, मतलब आप अलाउड कैटेगरी में से क्या कर रहे हैं बच्चों, मुझे कहना चाहिए कि कौन सी जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी है उसको बाहर कर रहे हैं, मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, रियल एस्टेट बिजनेस में मैंने इंक्लूड नहीं किया है टाउनशिप कंस्ट्रक्शन को, जबकि आपके मॉड्यूल में किया गया है, एक बार देख लीजिएगा, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, एक बात और कि हमने बना दिए हिस्से, एक है परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दूसरा हमने बना दिया अब प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, और एक अब हम तीसरा ट्रांजैक्शन और बना रहे हैं जिसकी कोई कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शायद ये मैंने बनवाई भी होगी, एक मैंने बनवाई होगी बच्चों, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, चेक करना, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, शायद मैंने आपको बताया हो कि इस पर कोई लिमिट नहीं है, कहाँ लिखवाई होगी, रुक जाओ, बताओ बताओ बताओ, लिखवाई है क्या कि इस पर कोई लिमिट नहीं है, ये रहा, बताएगा कोई, ये रही लाइन, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनमें किसी भी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है, आप ये पैसा लौटा सकते हो, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बताओ कितनी कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, परमिसिबल, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिस पर क्या है $2.5 लाख तक की लिमिट, पर कौन से ट्रांजेक्शन्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन पर 2.5 लाख की कोई लिमिट नहीं, और कौन से ट्रांजेक्शन्स प्रोहिबिटेड है, ये कर लोगे क्या, बताओ। यहाँ पर मेरा सेक्शन नंबर 6 समाप्त हुआ, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ LRS की, क्या ठीक है क्या? यहाँ तक अगर कोई डाउट ना हो तो मैं आगे बढ़ूँ, तो सेक्शन नंबर 5 हो गया, सेक्शन नंबर 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया ऑलमोस्ट, एक सेक्शन 6 का सबसेक्शन 6 है, पर उसको अभी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बट हाँ सेक्शन नंबर 6 के सबसेक्शन 5 तक हो गई बात, तो काफ़ी है, ठीक है। अब अपन LRS की बात कर रहे हैं, तो LRS क्या कहेगा, पहली बात, LRS सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल को, LRS सिर्फ किसको मिलता है बच्चों, इंडिविजुअल को, $2.5 लाख किसको मिलते हैं, इंडिविजुअल को, किसके लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारे के सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन लिख दूं मैं, कौन से, PGGEM TESA, और कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी आएंगे, ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट, कैपिटल और करंट अगर दोनों मिला लें, और कितना है आपके पास, 2.5 लाख, इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो RBI का अप्रूवल लगेगा, बोलो यही नियम है, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इन पर्पज से अगर पैसा लगाना चाहते हैं, दैट इज इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज अब्रॉड, तो इन 3 पर्पज से अगर इमिग्रेशन, फिर मैंने क्या बताया आपको, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज अब्रॉड, तो 2.5 लाख से ज्यादा भी लेना चाहते हैं तो आपको RBI की अप्रूवल नहीं लगेगी, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मुझे अलग से याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है, पर मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से कवर होते हैं LRS में वो बताना पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से कवर होते हैं LRS में, मुझे वो बताने पड़ेंगे जिनके लिए $2.5 लाख है, ध्यान रखना सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 2.5 लाख नहीं है,
सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 2.5 लाख नहीं है, सारे करंट के लिए तो 2.5 है, पर सारे कैपिटल के लिए 2.5 लाख नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की एक लिस्ट बनवाई होगी मैंने आपको, जरा चेक करिएगा बच्चों। अब आ जाओ एलआरएस पे, ये रही हेडिंग, एलआरएस की हेडिंग पढ़िएगा आप। ठीक है, एलआरएस की हेडिंग पढ़ते ही आपको एक 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एलआरएस में एक इंडिविजुअल के पास कितनी लिमिट है बच्चों? 2.5 लाख यूएस डॉलर्स। ठीक है, आप ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, इतने अपन एक इंडिविजुअल को पैसा मिल सकता है फॉर करंट एंड कैपिटल। दिस स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, फर्म, एचयूएफ, ट्रस्ट। डेफिनेटली अपन बात समझ गए कि ये सिर्फ इंडिविजुअल को है तो इनको अवेलेबल नहीं है। एमसीक्यू के लिए ध्यान में रख के जाना, एमसीक्यू के लिए ध्यान में रख के जाना कि इनको अवेलेबल नहीं है। पर मैंने कहा था कि एलआरएस में आपके पास 2.5 लाख यूएस डॉलर्स की लिमिट तो है। ठीक है, 2.5 लाख यूएस डॉलर्स की पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट तो है, लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हैं, इन पर्पज से पैसा लेना चाहते हैं, तो 2.5 लाख से ज्यादा अगर चाहिए तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, प्राइवेट विजिट याद करने की जरूरत नहीं, अदर देन नेपाल भूटान आपको पता है। डोनेशन, पीजी, जीईएम, देखो गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, इससे ज्यादा ले सकते हैं, आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट शर्त है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बताना पड़ेगा। देखो, इन एक्सेस ऑफ लिमिट में बी अलाउड, मे बी अलाउड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड किया जा सकता है बिना आरबीआई के अप्रूवल के। मेंटेनेंस ठीक है, बिजनेस ट्रिप ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, चेक करो, विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रपोज्ड अमाउंट है, जो खर्च है, वो बताना पड़ेगा कि भैया कितना खर्च होगा इसके लिए। ठीक है, फिर उसके लिए स्टडीज अब्रॉड 2.5 लाख रुपए तक तो है ही, पर उसके अलावा अगर चाहता है आप ज्यादा तो ले सकते हैं विदाउट आरबीआई के अप्रूवल के। क्यों? क्योंकि छूट है। ठीक है, अब खास बात जो तुम्हें याद रखनी है वो है ये बच्चों, आई, ठीक है, कि कौन से एलआरएस में ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड इनटू एलआरएस। एलआरएस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बच्चों कवर होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल वाले, करंट तो सारे ही हो गए। ठीक है, और ये याद रख के जाना कि अगर हम फॉरेन करेंसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अब्रॉड में, इंडिया के बाहर हम प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे ओडीआई हो चाहे ओपीआई हो, ठीक है, ओडीआई हो चाहे ओपीआई हो, ठीक है, वो, और इसके अलावा हम लोन देना चाहते हैं किसी को जो इंडिया के बाहर का रेसिडेंट है, बशर्त है इंडिया हमारा रिलेटिव हो, क्या हो, हमारा रिलेटिव हो। कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे, फिर से, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। दूसरा, क्या करना चाहते हैं आप, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया, प्रॉपर्टी तो हो गई। ओपीआई करना चाहते हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओडीआई करना चाहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर मेरा कहना है कि आप इंडिया के बाहर अपने रिलेटिव को जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है लोन देना चाहिए। ठीक है, ये याद रख के जाएंगे तो आपका एलआरएस भी यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों, आपका एलआरएस भी यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ इसमें कहीं दिक्कत नहीं आई होगी। बोलो, कोई प्रश्न हो तो अजहर, मैं रुका हूँ, सिंगर, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। फिर इसके बाद यू नीड टू टेक, मतलब अब मिलता है ब्रेक अपने को, और अब बच्चों आखिरी तक ख़त्म करेंगे प्रेमा पूरा। ठीक है, प्रेमा पूरा सेक्शन नंबर 8 से लेकर जितने भी सेक्शन है हमारे पास वो सब कवर करें। ठीक है, टेक अ ब्रेक।